अध्याय 12 मुगलों का आगमन, बाबर और हुमायूं। भाग 2 अफगान। हालांकि अफगानों को करारी हार का सामना करना पड़ा था, पर वे मुगल शासन से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश अभी भी ऐसे अफगान सरदारों के वर्चस्व में था जिन्होंने बाबर की अधीनता तो स्वीकार की थी, पर उसे उखाड़ फेंकने के लिए वे हमेशा तैयार थे। अफगान सरदारों को बंगाल का शासक नुसरत शाह शह दे रहा था, जिसने अपनी एक बेटी इब्राहिम लोदी से ब्याही थी। इससे पहले अफगान पूर्वी उत्तर प्रदेश से मुगल हाकिमों को भगाकर कन्नौज तक पहुंच चुके थे, पर एक लोकप्रिय नेता की कमी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कुछ समय बाद इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, जो खानवा में बाबर के खिलाफ लड़ चुका था, बिहार जा पहुंचा। अफगानों ने अपने नेता के रूप में उसका स्वागत किया और उसके अंतर्गत शक्ति अर्जित करने में जुट गए। यह ऐसा खतरा था जिसकी बाबर उपेक्षा नहीं कर सकता था। मालवा से सीधे कन्नौज जाकर उसने एक तीखी लड़ाई में अफगानों को हराया और जौनपुर तक के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। फिर वह आगरा पलटा, पर इस क्षेत्र में स्थिति डामाडोल बनी रही। एक स्थायी हल निकालने के लिए 1529 के आरंभ में वह आगरा से पूरब की ओर चला। बनारस के पास गंगा पार करके उसने उसके और घाघरा के संगम पर अफगानों और बंगाल के नुसरत शाह की संयुक्त सेना का सामना किया। हालांकि बाबर ने नदी को पार करके बंगाल की और अफगान सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, पर वह कोई निर्णायक विजय न पा सका। बीमार और मध्य एशिया की स्थिति के बारे में चिंतित बाबर ने अफगानों से समझौते का निश्चय किया। उसने बिहार पर अपनी थोड़ी बहुत प्रभुता का दावा जताया, पर इस प्रदेश के अधिकांश इलाकों को उसने अफगान सरदारों के अधिकार में ही रहने दिया। उसने बंगाल के नुसरत शाह से भी एक संधि की। बाबर जानता था कि अफगान समस्या अभी हल नहीं हुई है। बिहार को संभाले बिना पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफगानों की समस्या हल नहीं हो सकती थी, बल्कि बंगाल तक फैल सकती थी। इसके लिए लंबी मुहिम और समय की आवश्यकता थी। इन समस्याओं में न उलझने का फैसला करके बाबर आगरा लौट आया। कुछ ही समय बाद बाबर काबुल जाते हुए लाहौर के पास चल बसा। भारत में बाबर के आगमन का महत्व। भारत में बाबर का आगमन अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद काबुल और कंदहार पहली बार उत्तर भारत पर आधारित एक साम्राज्य के अभिन्न अंग बने। ये क्षेत्र भारत पर आक्रमण के लिए हमेशा एक तैयारी के मैदान जैसा काम करते आए थे। इसलिए उन पर अधिकार जमाकर बाबर और उसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत को बाहरी हमलों से सुरक्षित रखा। आर्थिक दृष्टि से भी काबुल और कंदहार के नियंत्रण ने भारत के विदेशी व्यापार को बल पहुंचाया, क्योंकि ये दो नगर पूरब में चीन और पश्चिम में भूमध्य सागरीय बंदरगाहों तक जाने वाले काफिलों के प्रस्थान बिंदु होते थे। इस तरह एशिया पार के विशाल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी। मध्य और पश्चिमी एशिया की राजनीतिक स्थिति कुल मिलाकर शांति और स्थायित्व की स्थिति थी। हालांकि युद्ध और खून खराबे होते रहते थे। इस स्थिति में मध्य एशिया के मामलों में एकजुट भारत का आर्थिक और कूटनीतिक हस्तक्षेप लाजमी तौर पर पहले से बढ़ा। बाबर और उत्तराधिकारियों की हार्दिक इच्छा अपने वतन फरगान को फिर से पाने की थी। इसके कारण भी भारत मध्य एशिया के विकास क्रमों पर गहरी नजर रखता रहा। इस तरह 13वीं सदी के तुर्क सुल्तानों के काल के विपरीत भारत को अब महाद्वीपीय एशिया की राजनीति का अभिन्न अंग माना जाने लगा। उत्तर भारत में बाबर ने लोदियों और राणा सांगा के नेतृत्व वाले राजपूत महासंघ की शक्ति को चूर कर दिया। इस तरह उसने इस क्षेत्र में मौजूद शक्ति संतुलन को भंग कर दिया। यह एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की दिशा में बड़ा कदम था, पर इसको अंजाम देने से पहले और भी अनेक शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक था। बाबर ने भारत को युद्ध की नई शैली से परिचित कराया। भारत में बारूद का ज्ञान तो पहले भी था, पर बाबर ने दिखाया कि तोपखाना और सवार सेना का कुशल समन्वय क्या क्या कर सकता है। उसकी जीतों के कारण भारत में बारूद और तोप तेजी से लोकप्रिय हुए। चूंकि तोपखाना रखना बहुत खर्चीला होता था, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ वही शासक कर सकते थे जिनके पास पर्याप्त संसाधन हो। इस तरह छोटे रजवाड़ों का युग समाप्त हो गया। अपनी नई सैन्य विधियों और अपने निजी आचरण के द्वारा बाबर ने फिरोज तुगलक की मौत के बाद से ही कम होती जा रही ताज की प्रतिष्ठा को पुनः बहाल किया। हालांकि सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने ताज की प्रतिष्ठा बहाल करने की कोशिश की थी, पर स्वतंत्रता और समानता के अफगान विचारों के कारण इसमें आंशिक सफलता ही मिली थी। बाबर की प्रतिष्ठा एशिया के दो सबसे मशहूर योद्धाओं चंगेज और तैमूर के वंशज के रूप में थी। इसलिए उसका कोई भी अमीर न तो उसकी बराबरी का दावा कर सकता था और न उसके तख्त की कामना कर सकता था। उसकी स्थिति को चुनौती अगर मिलती भी तो किसी तैमूरी शासक या उसके वंशज से ही मिलती।
बाबर के निजी गुणों ने उसे बेगों का प्यारा बनाया। वह हमेशा अपने सैनिकों के साथ मुसीबतें झेलने को तैयार रहता था। एक बार कड़कड़ाते जाड़े में बाबर काबुल लौट रहा था। बर्फ इतनी गहरी थी कि घोड़े उसमें फंस जाते और सैनिक दलों को बर्फ को कूटना पड़ता जिससे कि घोड़े गुजर सके। बिना हिचक बाबर भी इस कमर तोड़ काम में जुट गया। बाबर को ऐसा करता देखकर उसके बेग भी इस काम में शामिल हो गए। बाबर शराब और अच्छी सोहबत का शौकीन था। खुद उसकी सोहबत भी बड़ी खुशदिल होती थी। साथ ही वह कठोर अनुशासनवादी और सख्त काम लेने वाला भी था। वह अपने बेगों को बहुत ध्यान रखता था और जब तक वे बेवफाई नहीं करते थे उनके अनेक दोषों को वह नज़रअंदाज कर देता था। वह अपने अफगान और भारतीय अमीरों के प्रति भी यही रवैया अपनाते को तैयार रहता था, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ बेरहमी थी जो संभवतः उसके पूर्वजों से मिली थी। अनेक अवसरों पर उसने अपने विरोधियों की खोपड़ियों की मीनारें बनाई, लेकिन निजी बेरहमी की इन तथा ऐसी ही दूसरी मिसालों को उस निर्मम दौर के संदर्भ में देखना होगा जिसमें बाबर रह रहा था। बाबर रूढ़िवादी सुन्नी था, पर वह धर्मांध नहीं था। न ही वह इस्लाम के धर्माचार्यों से प्रेरित होता था। जब ईरान और तुरान में शियों और सुन्नियों के बीच भयानक पथंगत लड़ाइयाँ होती थी, तब भी उसका दरबार धार्मिक और पथिक टकरावों से मुक्त था। उसने सांगा से लड़ाई को जिहाद ठहराया और जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की, पर इसके स्पष्ट रूप से राजनीतिक कारण थे। यद्यपि उसका काल युद्धों का काल था, पर मंदिरों के विध्वंस की कुछ ही मिसालें मिलती हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि स्थानीय सूबेदारों द्वारा संभल और अयोध्या में बनवाई गई मस्जिदें हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनवाई गई थी। शायद उन्होंने कुछ मौजूदा मस्जिदों की मरम्मत कराई और फिर उन पर बाबर के सम्मान में शिलालेख लगवा दिए। फारसी और अरबी के बाबर का पूरा दखल था। तो उसे तुर्की भाषा के, जो उसकी मातृभाषा थी, 2 सबसे मशहूर लेखकों में गिना जाता है। गद्य लेखन में उसका कोई सानी नहीं है तथा उसका सुप्रसिद्ध संस्मरण तुजुक-ए-बाबरी यानी बाबरनामा विश्व साहित्य की अद्वितीय कृतियों में एक माना जाता है। उसकी दूसरी रचनाओं में एक मसनवी तथा एक सुप्रसिद्ध सूफी ग्रंथ का तुर्की अनुवाद शामिल है। वह अपने समय के प्रसिद्ध कवियों और कलाकारों के संपर्क में था तथा अपनी तुजुक में उनकी कृतियों का वर्णन भी करता है। वह प्रकृति प्रेमी था और उसने खास विस्तार के साथ भारत की वनस्पतियों और यहाँ के प्राणियों का वर्णन किया है। उसने बहते पानी से युक्त अनेक सुंदर बाग लगवाए और इस तरह उसने बागवानी की परंपरा कायम की। बाबर ने राज्य की नई धारणा सामने रखी, जो ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा, धार्मिक और पथिक कट्टरता के त्याग तथा संस्कृति और ललित कलाओं के प्रोत्साहन पर आधारित थी। इस तरह वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक उदाहरण छोड़ गया और उनके लिए एक निश्चित दिशा निर्दिष्ट कर गया। हुमायूं की गुजरात विजय। 23 साल की युवावस्था में हुमायूं दिसंबर 1530 में बाबर का उत्तराधिकारी बना। उसे बाबर की छोड़ी अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। प्रशासन में पुख्तगी अभी नहीं आई थी, राज्य की वित्तीय स्थिति डामाडोल थी और अफगान अभी अधीन नहीं हुए थे तथा भारत से मुगलों को निकाल बाहर करने की आशा पाले हुए थे। अंतिम समस्या थी सभी भाइयों में साम्राज्य को बांटने की तैमूरी परंपरा की। बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करने की सलाह दी थी, लेकिन वह नवजात मुगल साम्राज्य के विभाजन के पक्ष में न था, जो विनाशकारी हो सकता था। हुमायूं जब आगरा के तख्त पर बैठा तो काबुल और कंदहार साम्राज्य में शामिल थे, पर हिंदकुश पर्वतों से परे बदख्शां पर नियंत्रण ढीला ढाला ही था। काबुल और कंदहार हुमायूं के छोटे भाई कामरान की निगरानी में थे और उसका मानना था कि उसकी निगरानी में उनका रहना स्वाभाविक ही था। एक पर कामरान गरीबी के मारे हुए इन क्षेत्रों से संतुष्ट न था, इसलिए उसने लाहौर और मुल्तान की ओर कूच किया और उन पर अधिकार कर लिया। हुमायूं कहीं और व्यस्त था और वह एक गृह युद्ध भी आरंभ करना नहीं चाहता था, इसलिए उसके पास इसे मान लेने के अलावा विकल्प भी नहीं था। कामरान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और जब भी आवश्यकता हो उसकी सहायता का वचन दिया। कामरान की कार्रवाई ने यह आशंका पैदा कर दी कि हुमायूं के दूसरे भाई भी जब कभी अवसर पाएंगे यही रास्ता अपनाएंगे, लेकिन कामरान को पंजाब और मुल्तान देने का तात्कालिक लाभ यह हुआ कि अपनी पश्चिमी सीमाओं की चिंता किए बगैर हुमायूं पूर्वी भागों पर ध्यान देने के लिए मुक्त हो गया। इन बातों के अलावा हुमायूं को पूरब में अफगानों की तेजी से बढ़ती शक्ति और गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती महत्वाकांक्षा का भी सामना करना पड़ा। आरंभ में हुमायूं का विचार यह था कि अफगान खतरा इन दोनों से कहीं अधिक गंभीर है। 1532 में दुराहा नामक एक स्थान पर उसने उन अफगान सेनाओं को हराया जिन्होंने बिहार को जीता था और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर को तहस नहस कर डाला था।
इस सफलता के बाद हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला। यह शक्तिशाली किला आगरा और पूरब के बीच के स्थल मार्ग और जल मार्ग को नियंत्रित करता था तथा पूर्वी भारत का द्वार कहलाता था। हाल ही में वह अफगान सरदार शेर खान के अधिकार में आया था, जो अफगान सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली बन चुका था। चुनार की घेराबंदी को जब 4 माह हो चुके तो शेर खान ने हुमायूं को मना लिया कि किला उसी के हाथों में रहने दिया जाए। बदले में उसने मुगलों का वफादार रहने का वादा किया और जमानत के तौर पर अपने बेटे को हुमायूं के पास भेजा। हुमायूं ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे आगरा वापसी की चिंता थी। गुजरात में बहादुर शाह की शक्ति की तीव्र वृद्धि ने तथा आगरा से लगे क्षेत्रों में उसकी सरगर्मियों ने हुमायूं को चिंतित कर दिया था। वह किसी अमीर की कमान में चुनार का घेरा जारी रखने को तैयार न था, क्योंकि इसका मतलब अपनी सेना को बांटना होता। बहादुर शाह, जो लगभग हुमायूं की ही उम्र का था, एक योगी और महत्वाकांक्षी शासक था। 1526 में गद्दी पर बैठने के बाद उसने पहले मालवा को जीता और फिर उसने उस राजस्थान का रुख करके चित्तौड़ पर घेरा डालकर राजपूतों के प्रतिरोध को छिन्न भिन्न कर दिया। बाद की कूच कथाओं के अनुसार इसी समय राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर उसकी मदद मांगी और हुमायूं ने शूरवीरों की तरह उसका प्रत्युत्तर दिया। किसी तत्कालीन लेखक ने इस कथा का जिक्र नहीं किया है और हो सकता है यह सच भी ना हो, लेकिन इतना अवश्य सच है कि हुमायूं आगरा से ग्वालियर पहुंच गया और मुगल हस्तक्षेप के डर से बहादुर शाह ने राणा से एक संधि कर ली, जिसके अनुसार नकदी और वस्तु रूप में भारी हर्जाना लेकर किला राणा के पास रहने दिया। अगले 1.5 साल के दौरान हुमायूं ने दिल्ली में एक नया शहर बसाने में अपना समय लगाया। इसे उसने दीन पनाह नाम दिया। इस काल में उसने शानदार भोजों और समारोह का आयोजन किया। हुमायूं पर आरोप लगाया गया है कि पूरब में शेर खान जब बराबर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, तब उसने इन कार्यकलापों में अपना कीमती समय बर्बाद किया। यह भी कहा गया है कि हुमायूं की निष्क्रियता का कारण उसकी अफीम खाने की आदत थी। इनसे कोई भी आरोप पूरी तरह सच नहीं है। शराब छोड़ने के बाद बाबर ने अफीम का सेवन जारी रखा था। हुमायूं कभी कभी शराब की जगह या उसके साथ अफीम खाता था और यही उसके बहुत से अमीर करते थे। पर अफीम का आदि न बाबर था और न हुमायूं। दीन पनाह बसाने का उद्देश्य दोस्तों और दुश्मनों पर एक समान रौब डालना था। इसका मकसद यह भी था कि अगर आगरा पर बहादुर शाह का खतरा मंडराए तो ये दूसरी राजधानी का काम कर सके। बहादुर शाह इस बीच अजमेर को जीत चुका था और उसने पूर्वी राजस्थान को रौंद डाला था। बहादुर शाह हुमायूं के लिए कहीं बड़ा खतरा था। उसने अपने दरबार को उन सब का शरण स्थल बना दिया जो मुगलों से डरते या नफरत करते थे। उसने फिर चित्तौड़ का घेरा डाला और साथ ही इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई तातार खान को हथियारों और सैनिकों की मदद दी। तय हुआ कि उत्तर और पूरब में ध्यान बटाया जाए और तातार खान 40,000 की सेना के साथ आगरा पर आक्रमण करे। हुमायूं ने तातार खान की चुनौती को आसानी से मात दी। मुगलों के सामने आने पर अफगान सैनिक बिखर गए। तातार खान हारा और मार डाला गया। बहादुर शाह के खतरे को हमेशा के लिए मिटाने के वास्ते हुमायूं ने अब मालवा पर हमला किया। इसके बाद के संघर्ष में हुमायूं ने अच्छे खासे सैन्य कौशल और उल्लेखनीय निजी शौर्य का परिचय दिया। बहादुर शाह मुगलों का सामना करने का साहस न कर सका। उसने चित्तौड़ को छोड़ दिया और जिस पर वह अधिकार कर चुका था और मंदसौर के पास स्वयं को एक खेमे में किलाबंद किया। लेकिन हुमायूं की सावधानी भरी रणनीति ने उसे अपने सारे साज सामान को छोड़कर मांडू जाने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं सरगर्मी से उसका पीछा करता रहा। उसने मांडू के किले पर घेरा डाला और किसी खास विरोध के बिना उसे जीत लिया। बहादुर शाह मांडू से भागकर चांपानेर चला गया। एक छोटा सा दल एक ऐसे रास्ते से जिसे अगम्य समझा जाता था चांपानेर के किले की दीवारों पर चढ़ गया। हुमायूं दीवार पर चढ़ने वाला 41वां व्यक्ति था। बहादुर शाह अब भागकर अहमदाबाद और अंत में काठियावाड़ जा पहुंचा। इस तरह मालवा और गुजरात जैसे समृद्ध प्रांत तथा गुजरात के शासकों द्वारा मांडू और चंपानेर में जमा किए गए भारी खजाने भी हुमायूं के हाथ आ गए। गुजरात और मालवा जितनी जल्द हाथ आए थे उतनी ही जल्द निकल भी गए। गुजरात को जीतने के बाद हुमायूं ने उसे अपने छोटे भाई अस्करी के नियंत्रण में दे दिया। फिर वह मांडू चला गया जिसकी केंद्रीय स्थिति थी और जहां से चारों ओर नजर खाना रखना आसान था। वह वहाँ उम्दा जलवायु का आनंद लेने लगा। एक प्रमुख समस्या गुजराती शासन से जनता के गहरे लगाव की थी। अस्करी अनुभवहीन था और मुगल अमीर आपस में बटे हुए थे। जनता के विद्रोह की एक श्रृंखला बहादुर शाह के अमीर की सैन्य कार्रवाइयों और तेजी से बहादुर शाह की शक्ति के पुनरुत्थान ने अस्करी के हाथ पांव फुला दिए।
उसने चंपानेर का सहारा चाहा पर उसे किलादार से कोई सहायता नहीं मिली जो उसके इरादों के बारे में आशंकित था। इसलिए अस्करी ने आगरा लौटने का फैसला किया। इससे तत्काल यह डर पैदा हो गया कि वह हुमायूं को आगरा से बेदखल करने या अपने लिए एक अलग साम्राज्य बनाने का प्रयास कर सकता है। कोई जोखिम मोल न लेकर हुमायूं ने मालवा को छोड़ दिया और सैनिकों को बलात चला चला कर अस्करी के पीछे भागा। उसने अस्करी को राजस्थान में जा पकड़ा। दोनों भाइयों में सुलह हुई और वे वापस आगरा लौटे। इस बीच गुजरात और मालवा दोनों हाथ से निकल गए थे। गुजरात की मुहिम पूरी तरह सफल नहीं रही। इस मुहिम के कारण मुगलों का इलाका तो नहीं बढ़ा, पर मुगलों के लिए बहादुर शाह का खतरा हमेशा के लिए मिट गया। हुमायूं अब इस हाल में आ गया कि शेर खान और अफगानों के खिलाफ पूरी शक्ति लगा सके। कुछ ही समय बाद अपने एक जहाज पर पुर्तगालियों से हुई मुठभेड़ में बहादुर शाह डूब मरा। इसके साथ गुजरात की ओर से जो रहा सहा खतरा था वह भी जाता रहा। शेर खान से टकराव। हुमायूं के मालवा अभियान फरवरी 1535 से फरवरी 1537 तक के दौरान शेर खान ने अपनी स्थिति मजबूत बना ली। उसने अपने को बिहार का निर्विवाद स्वामी भी बना लिया। दूर पास के अफगान उसके गिर्द जमा हो गए। यूं तो वह मुगलों से वफादारी जतलाता रहा, पर भारत से मुगलों को निकालने की सुव्यवस्थित योजनाएं भी बनाता रहा। बहादुर शाह से उसका गहरा संपर्क था, जो भारी अनुदान देकर उसकी सहायता करता रहा। इन संसाधनों के बल पर उसने एक बड़ी और कार्यकुशल सेना तैयार कर ली, जिसमें 1200 हाथी थे। हुमायूं की आगरा वापसी के कुछ ही समय बाद उसने इस सेना का उपयोग बंगाल के सुल्तान को हराने और उसे 13 लाख दीनार यानी स्वर्ण मुद्रा का हर्जाना देने पर मजबूर करने के लिए किया। एक नई सेना तैयार करके हुमायूं ने शेर खान के खिलाफ कूच किया और साल के अंतिम भाग में चुनार को घेर लिया। हुमायूं का विचार था कि ऐसे शक्तिशाली गढ़ को, जो उसकी संचार व्यवस्था को भंग कर सकता हो, पीछे छोड़ देना खतरनाक होगा। लेकिन अफगान किले की जमकर रक्षा कर रहे थे उस्ताद तोपची रूमी खान की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद उस पर अधिकार पाने में हुमायूं को 6 माह लग गए। इस बीच शेर खान ने धोखे से रोहतास के मजबूत किले पर अधिकार कर लिया, जहां वह अपने परिवार को सुरक्षित छोड़ सकता था। फिर उसने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया। इस तरह शेर खान ने हुमायूं को पूरी तरह छकाया। हुमायूं को यह महसूस कर लेना चाहिए था कि और भी सावधानी से तैयारी किए बिना वह शेर खान को फौजी चुनौती नहीं दे सकता, पर हुमायूं अपने सामने मौजूद राजनीतिक सैन्य स्थिति में समझने में असमर्थ रहा। गौड़ पर विजय के बाद शेर खान ने हुमायूं के पास प्रस्ताव भेजा कि अगर बंगाल को उसके अधिकार में रहने दिया जाए तो वह बिहार को हुमायूं को सौंप देगा और सालाना 10 लाख दीनार का खिराज देगा। पर हुमायूं बंगाल को शेर खान के लिए छोड़ने को तैयार न था। बंगाल सोने की धरती था, वस्तुओं के उत्पादन में समृद्ध था और विदेशी व्यापार का केंद्र था। इसके अलावा बंगाल के सुल्तान ने जो घायल होकर हुमायूं के लश्कर में पहुंच चुका था, यह बतलाया कि शेर खान का प्रतिरोधी अभी भी जारी था। इन सभी कारणों से हुमायूं ने शेर खान का प्रस्ताव ठुकरा दिया और बंगाल में मुहिम चलाने का फैसला किया। जल्दी बंगाल का शासक अपने जख्मों के कारण चल बसा। इस तरह हुमायूं को बंगाल की मुहिम अकेले चलानी पड़ी। बंगाल में हुमायूं का अभियान उस विनाश की प्रस्तावना था जो लगभग साल भर बाद उसकी सेना पर चौसा में टूटा। शेर खान बंगाल छोड़कर दक्षिण बिहार में था। उसने बिना किसी विरोध के हुमायूं को बंगाल में घुसने दिया, जिससे कि वह उसकी संचार व्यवस्था भंग करके उसे बंगाल की चूहेदानी में फंसा सके। गौड़ पहुंचकर हुमायूं ने कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए तुरंत कदम उठाए, पर इससे उसकी कोई भी समस्या हल नहीं हुई। गुजरात की तरह यहाँ भी लोग स्थानीय शासकों से लगाव रखते थे तथा मुगलों को बाहरी समझते थे। मुगल अमीरों की भी दिल्ली से, जिसे वे अपना घर मानने लगे थे, दूर जाकर सेवा करने की कोई इच्छा नहीं थी। आगरा के तख्त पर बैठने का प्रयास करके उसके छोटे भाई हिंदाल ने हुमायूं की स्थिति को और भी बदतर बना दिया। उसके और शेर खान के कार्यकलापों के कारण हुमायूं आगरा से बिल्कुल कट गया। उसे न तो वहाँ से कोई समाचार मिल रहा था, न ही रसद कुमक। गौड़ में 3-4 माह रहने के बाद एक छोटा सा दस्ता छोड़कर हुमायूं आगरा चला। अमीरों में असंतोष की सुगबुगाहट, बरसात का मौसम और अफगानों के बराबर परेशान करने वाले हमलों के बावजूद हुमायूं बिना किसी गंभीर हानि के अपनी सेना को बक्सर के पास चौसा तक ले जाने में सफल रहा। यहाँ एक बड़ी उपलब्धि थी जिसके लिए हुमायूं श्रेय का अधिकारी है। इस बीच हिंदाल की बगावत को कुचलने के लिए कामरान लाहौर से आगरा पहुंच चुका था। निष्ठाहीन न होकर भी कामरान ने हुमायूं को कुमक भेजने का कोई प्रयास नहीं किया। यदि वह कुमक भेज देता तो सैन्य संतुलन मुगलों के पक्ष में हो सकता था। इन आघातों के बावजूद हुमायूं को अभी भी शेर खान के मुकाबले सफलता का विश्वास था। वह भूल गया था कि अब उसका सामना ऐसी अफगान सेना से था जो साल भर पहले वाली सेना से बहुत भिन्न थी।
इस सेना ने अफगानों में अब तक पैदा हुए सबसे कुशल सिपह सालार के नेतृत्व में युद्ध का काफ़ी अनुभव और आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया था। शेर खान के शांति प्रस्ताव के चकमे में आकर हुमायूं कर्मनाशा नदी पार करके उसके पूर्वी तट पर आ गया, जहां डेरा डाले अफगान सवारों को उस पर हमला करने का पूरा अवसर मिल गया। हुमायूं ने कच्ची राजनीतिक समझ का नहीं बल्कि कच्ची सिपहसालारी का भी परिचय दिया। उसने युद्ध क्षेत्र का गलत चुनाव किया और खुद को ऐसी स्थिति में डाल लिया कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। युद्ध भूमि से हुमायूं मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और एक भिश्ती की सहायता से एक नदी को पार किया। शेर खान को भरपूर लूट का माल हाथ लगा। लगभग 7,000 मुगल सैनिक और अनेक प्रमुख अमीर मारे गए। चौसा की हार। मार्च 1539 के बाद तैमूरी शाहजादों और अमीरों के बीच पूर्ण एकता ही मुगलों को बचा सकती थी। आगरा में कामरान के पास युद्ध में तपे 10,000 सैनिकों की एक सेना, जिसे वह हुमायूं को देने को तैयार नहीं था, क्योंकि हुमायूं की सिपहसालारी पर से उसका भरोसा उठ चुका था। दूसरी ओर हुमायूं भी कामरान को अपनी सेना की कमान सौंपने को तैयार न था। वह कहीं स्वयं सत्ता पाने के लिए उसका उपयोग न करे। भाइयों के बीच अविश्वास बढ़ता ही गया और अंत में कामरान अपनी अधिकांश सेना लेकर लाहौर वापस चला गया। हुमायूं ने आगरा में ताबड़तोड़ जो सेना बनाई थी वह शेर खान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर भी कन्नौज की लड़ाई मई 1540 बहुत तीखी रही। हुमायूं के दोनों छोटे भाई अस्करी और हिंदाल बहादुरी से लड़े, पर व्यर्थ। कन्नौज की लड़ाई ने शेर खान और मुगलों के बीच मामले का फैसला कर दिया। अब हुमायूं बिना राज्य के राजा था, जबकि काबुल और कंदहार कामरान के हाथों में थे। अगले 2.5 वर्षों तक वह अपना राज्य वापस पाने की अनेक योजनाएं बनाता हुआ सिंध और आसपास के क्षेत्रों में भटकता रहा, लेकिन उसके उद्यम में सहायता देने के लिए न तो सिंध का शासक और न ही मारवाड़ का शक्तिशाली राजा मालदेव तैयार था। इससे भी बुरा यह हुआ कि उसके अपने भाई उसके खिलाफ हो गए और उसे मार डालने या कैद करने का प्रयास करने लगे। हुमायूं ने धैर्य और साहस के साथ इन तमाम विपत्तियों का सामना किया। यही काल था जब हुमायूं के चरित्र का बेहतरीन पहलू सामने आया। हुमायूं ने आखिर ईरान के शाह के दरबार में शरण ली तथा उनकी सहायता से 1545 में कंदहार और काबुल को फिर जीत लिया। आरंभ में हुमायूं के भाई पूरी तरह उसके वफादार रहे। उनके बीच वास्तविक मतभेद शेर खान की जीतों के बाद उभरे। कुछ इतिहासकारों ने हुमायूं और उसके भाइयों के बीच आरंभिक मतभेदों को और उसके चरित्र के कथित दोषों को अनावश्यक तूल दिया है। हुमायूं बाबर की तरह ऊर्जावान तो नहीं था, पर अपने गलत ढंग से नियोजित बंगाल अभियान से पहले तक उसने एक समर्थ सेनापति और राजनीतिज्ञ होने का परिचय अवश्य दिया। शेर खान के साथ हुई उसकी दोनों लड़ाइयों में शेर खान ने अपने को एक श्रेष्ठतर सेनापति साबित किया। हुमायूं का जीवन रोमानियत भरा है। वह अमीर से कंगाल बना और फिर कंगाल से अमीर हुआ। 1555 में सूर साम्राज्य के विघटन के बाद वह दिल्ली को फिर से जीतने में सफल हुआ, पर अपनी विजय का आनंद लेने के लिए वह बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहा। वह दिल्ली के अपने किले की पुस्तकालय की इमारत की पहली मंजिल से गिरा और चल बसा। किले के ही पास उसकी चहेती पत्नी ने उसका एक शानदार मकबरा बनवाया। यह इमारत उत्तर भारत में वास्तुशैली के एक नए चरण की सूचक है, जिसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता संगमरमर की शानदार गुंबद है।